हैं आप लोग? आज हम देखने वाले हैं पार्ट नंबर 2 रेबल्स एंड राज का। कहानी के थ्रू कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझना है हमें। तो पार्ट नंबर 2 रिवोल्ट ऑफ 1857। तो हमारी कहानी पहुंची थी अबाउट कि कैसे रूमर्स की वजह से रिवोल्ट इतना फैला। आज हम देखेंगे मेन चीज, अवध इन रिवोल्ट, यानी कि अवध को कैप्चर करा ब्रिटिशर्स ने। और 2.1 टॉपिक की हेडिंग भी यही है, अ चेरी विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। यहाँ पे चेरी का मतलब क्या है? अवध, यानी कि अवध हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि माउथ का मतलब क्या है? ब्रिटिशर। ये स्टेटमेंट, अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे, ये लाइन किसने दी थी भाई? तो ये लाइन दी थी आपके लॉर्ड डलहौजी ने। किसने लाइन दी थी ये भाई? लॉर्ड डलहौजी ने, कि हम अवध को कैप्चर कर लेंगे। ये लाइन कब बोली थी, यानी कि ये स्टेटमेंट लॉर्ड डलहौजी ने कब दी थी? 1851 में। प्लस 5 करो, यानी कि 5 साल बाद 1856 में ये स्टेटमेंट उसने पूरी भी कर ली। यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने कहा था, अ चेरी विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे, उसने कर लिया ये बात पूरी, सिर्फ 5 साल में। क्या 5 साल में करना मुमकिन था? नहीं। कहानी स्टार्ट हो चुकी थी कब से अवध को कैप्चर करने के लिए? 1801 में, क्योंकि अवध में लगा दिया गया था सब्सिडी अलायंसेस। सबसे पहली बात आती है, व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिडी अलायंसेस? जो अवध में लगा के अवध को कैप्चर कर लिया। तो सब्सिडी अलायंसेस एक टाइप का सिस्टम था जो कि ब्रिटिशर्स इम्पोज कर रहे थे। और ये लेके कौन आया था? ये लेके आया था लॉर्ड वेस्ले। कब लेके आया था? अब ये 1798 में। पहली बात। अब ये स्टेटमेंट या ये सिस्टम है क्या? तो जहाँ पे भी ये लगेगा, ये सिस्टम जहाँ पे भी इम्पोज होगा, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अवध में लगाया गया था, तो अवध के साथ क्या क्या होगा? अब अवध में कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल थ्रेट आता है, यानी कि बाहर से हमला होने वाला है या कुछ प्रॉब्लम होने वाली है इंटरनली, कौन ध्यान देगा? ब्रिटिशर्स। यानी कि सारी पावर किसके पास चली गई? ब्रिटिशर्स के पास। यानी कि राजा कुछ है ही नहीं, तो राजा काम ही छीन लिए इन लोगों ने। कोई इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट होगा, कौन ध्यान देगा? ब्रिटिशर्स ध्यान देंगे। सेकेंड, अब जहाँ पे भी ये इम्पोज होगा, कहाँ पे इम्पोज हुआ? ये अवध में। तो जहाँ पे भी ये इम्पोज होगा ना, वहाँ के किंग को, यानी कि प्रिंस को, कोई राइट लड़नी है या कोई ट्रीटी साइन करनी है, तो परमिशन लगेगी किसकी? ब्रिटिशर्स। यानी कि कुछ भाई बच्चा ही नहीं किंग के पास, परमिशन लेके काम करना पड़ेगा भाई। अगर ब्रिटिशर्स बोलेंगे हाँ हाँ कर लो तो करो, वरना मत करो। तो ये बात कहाँ लग गई? अवध में। कि सब पॉइंट्स इसके अंदर आ रहे हैं, सब्सिडी अलायंसेस के अंदर। पहला पॉइंट क्या था हमारा? कि भैया जहाँ पे भी इम्पोज होगा, वहां पे कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल थ्रेट आता है तो ब्रिटिशर्स ध्यान देंगे। सेकंड बात क्या लगा दी यहाँ पे इन लोगों ने, कि भैया अगर आपको कोई भी ट्रीटी साइन करनी है या लड़ाई करनी है, भिड़ना है किसी से, तो भी परमिशन लगेगी किसकी? ब्रिटिशर्स की। इसके अलावा जहां पे भी इम्पोज होगा, वहां पे किसकी आर्मी आ जाएगी? ब्रिटिशर्स की आर्मी। यानी कि किंग की आर्मी का कुछ भी रोल नहीं है। फोर्थ और लास्ट पॉइंट, जहां पे भी इम्पोज होगा, वहां के लोग रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाएंगे ताकि ब्रिटिशर्स की जो आर्मी वो चल सके। यानी कि सब कुछ किसने ले लिया अपने अंडर? ब्रिटिशर्स ने। कुछ पावर बचे ही नहीं। कब लगाया था अवध में? 1801 में। स्टेटमेंट कब दी थी? 51 में। और उसको कैप्चर कब कर लिया भैया? 56 में ही कैप्चर कर लिया। तो ये था आपका टॉपिक नंबर 2.1, अवध इन रिवोल्ट। और यहाँ से सेपरेट क्वेश्चन भी आता कभी कभी कि व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिडी अलायंसेस। नाउ अगर हम आगे बढ़ते हैं अब और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ आते हैं, क्योंकि जो स्टेटमेंट है या जो हेडिंग है वो इंटरेस्टिंग है। द लाइफ वॉज गोन आउट ऑफ द बॉडी, यानी कि आत्मा निकल गई भाई। आत्मा निकल गई कहाँ से? शरीर में से। इसका मतलब क्या है? जैसे ही अवध ब्रिटिशर्स के हाथों में आ गया, उन्होंने वहां के राजा को निकाल दिया, तो बॉडी का मतलब क्या हुआ? अवध। लाइफ का मतलब क्या हुआ? राजा। तो लाइफ वॉज गोन आउट ऑफ द बॉडी, यानी कि राजा को वहां से निकाल दिया। तो वहां का राजा कौन था? वाजिद अली शाह। उसको धक्के मार के वहां से निकाल दिया एक तरीके से। अब भाई उसको निकाल रहे हैं तो कुछ तो जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि हम निकाल क्यों रहे हैं इसको। तो बोल दिया भाई ये तो एक अनपॉपुलर लीडर है, इसको कोई जानता तो है नहीं ना, ये कैपेबल है कि ये रन कर सके। जबकि ऐसा सच नहीं था। मतलब ब्रिटिशर्स ने अपनी बात को प्रूव करने के लिए ये झूठी स्टेटमेंट दे दी कि जो वाजिद अली शाह है, नवाब वाजिद अली शाह है, वो एक अनपॉपुलर रूलर है और ना वो कैपेबल है कि भैया वो गवर्न कर सके किसको? अवध को। अब ये इतने पॉपुलर थे, अगर हम देखें जब इनको निकाल दिया गया वहां से, ये कोलकाता जा रहे थे या कानपुर जा रहे थे,
तो इनके जो डिवोटीज थे या जो इनका साथी लोग थे वो रोते हुए गाना गाते हुए छोड़ के आए थे, परदेसी परदेसी जाना नहीं, ऐसा नहीं था, मतलब रोते हुए जा रहे थे। बट आप देखो अगर कोई इंसान रो रहा है किसी के जाने से, एक इंसान नहीं बहुत सारे लोग रो रहे थे, तो वो पॉपुलर नहीं होगा क्या? तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि ये स्टेटमेंट झूठी बोली गई, ठीक है। तो भैया ये चले गए वहाँ से। अब देखो इस चैनल पे हिस्ट्री मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा सिस्टम चल रहा है कि मेरे को ऐसे पढ़ाना है। अगर कोई नया टीचर आया है इनकेस, वो कैसे पढ़ाएगा, उसका तरीका अलग होगा। तो जब नवाब वाजिद अली शाह को वहाँ से निकाल दिया गया, तो जो उसका दरबार के सिस्टम थे, म्यूजिशियंस थे, कुक थे, शेफ्स थे, डांसर्स थी या डांसर्स थे, वो क्या बचेंगे? उनको नहीं निकाल दिया जाएगा। तो उनका जो पूरा कोर्ट का सिस्टम था उसको बंद कर दिया, यानी कि भैया म्यूजिशियंस निकाल दिए वहाँ से, डांसर्स निकाल दिए, पोएट निकाल दिए, कुक्स निकाल दिए, आर्टिशंस निकाल दिए, क्योंकि ये सब किसके थे? वाजिद अली शाह के। अब जब वही नहीं रहा तो उसके बंदों को क्यों रखेंगे? बात समझ में आ रही है भाई? बात समझ में आ रही है? तो सबको निकाल दिया। तो टॉपिक क्या था हमारा? द लाइफ गोन आउट ऑफ द बॉडी। 2.1 में क्या देखा आपने? ये पूरी कहानी चल रही है अवध की। अवध में पहले क्या देखा? वहां पे लगा दिया सब्सिडी अलायंसेस और स्टेटमेंट दे दी, अ चेरी वी ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। देन जैसे ही कैप्चर में आया, कब कैप्चर में आया था? 1856 में। भैया वहां का जो नवाब था उसको निकाल दिया। क्या बोल के निकाला? कि वो एक अनपॉपुलर लीडर है, ठीक है, कैपेबल नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। देन उसको छोड़ते हुए रोके आए। अब आता है अगला टॉपिक, फिरंगी राज। अब ये वर्ड फिरंगी मैं नहीं बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और हमने पार्ट 1 में देखा था कि फिरंगी का मतलब क्या होता है। तो फिरंगी एक पर्शियन वर्ड है जो कि हम बोलते हैं किसके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए, या यू कैन से गोरा पीपल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जाओगे पहाड़गंज जाओ तो वहां पे आपको दिखते हैं ना गोरे लोग, तो क्या लोग बोलते हैं? देख फिरंगी जा रहा है, फिरंगी जा रहा है। तो फिरंगी का मतलब बुरा नहीं है, हमने रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको कि गोरा है तो फिरंगी है, चाहे वो यूरोपियन हो चाहे कोई हो, उसका मतलब नहीं है, गोरा है तो फिरंगी है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? फिरंगी राज एंड द वर्ल्ड। अब भाई पावर किसके पास आ गई? फिरंगी के पास आ गई पावर। तो जो पुराना सिस्टम था वो सिस्टम पूरा खत्म कर दिया अवध का। जो पुराना सिस्टम था पूरा सिस्टम खत्म अवध का। पहले क्या था? किंग है, देन बीच में आते तालुकदार, देन आते थे पीजेंट, यानी कि तालुकदार पीजेंट से पैसे लेंगे और राजा को दे देंगे। इस सिस्टम को खत्म कर दिया। ब्रिटिशर्स ने कहा जब हमने राजा को नहीं छोड़ा तो तालुकदार को क्यों रखें हम? खामा कमीशन देनी पड़ रही है बीच में, हम सीधा बात किससे करेंगे? पीजेंट से। अगर आपने मूवी देखी हो लगान, तो लगान में भी क्या था? ब्रिटिशर्स सीधा बात कर रहे थे किससे? पीजेंट से। तो यहाँ पे उन्होंने तालुकदार का सिस्टम खत्म कर दिया कि उनको कमीशन देनी ही नहीं है। इस सिस्टम को बोला गया समरी सेटलमेंट। देखो समरी सेटलमेंट, आप जब भी पेपर आते क्या करते हैं कि समरी पढ़ लो। समरी का मतलब क्या था? छोटा कर देना। तो पहले सिस्टम क्या था? इधर ब्रिटिशर है, फिर राजा है, फिर तालुकदार है, फिर पीजेंट है। अब जब राजा ही हटा दिया और तालुकदार को हटा दिया तो सिस्टम छोटा हो गया, उसका नाम क्या पड़ गया? समरी सेटलमेंट, यानी कि सिस्टम को छोटा कर दो। तो द रिमूवल ऑफ तालुकदार, इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? द समरी सेटलमेंट। उनके फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। जहां पे पहले 67% पावर थी तालुकदार की, वो कितनी बची? सिर्फ अब 38%। तो भाई ये तो अच्छा किसके लिए हुआ? ब्रिटिशर्स के लिए। क्या ये बात तालुकदार को पसंद आएगी क्योंकि पावर ले ली गई है? नहीं ना। तो भैया तालुकदार रिवोल्ट में आ गए। पहले रिवोल्ट किसे स्टार्ट किया? आर्मी ने, फिर बड़े बड़े लीडर्स आए, अब तालुकदार भी आ गए क्योंकि उनकी पावर ले ली गई। किसने पावर ली थी? ब्रिटिशर्स ने। तो भाई पीजेंट्स भी आ गए। अब बात सुनो, जो तालुकदार थे वो इंडियंस थे, एक पीजेंट है वो भी इंडियन है। तो एक भारतीय दूसरे भारतीय का दुख तो समझेगा ना कि भैया थोड़ा सा कम हुआ है, प्लीज संभाल लो, 10 दिन रुक जाओ, 15 दिन रुक जाओ। मगर क्या ब्रिटिशर्स रुकेंगे पैसों के लिए अपने? नहीं ना। तो यहाँ से पीजेंट का और ज़्यादा दिक्कत स्टार्ट हो गई क्योंकि ब्रिटिशर्स ने टैक्स तो बढ़ा ही दिया। एक तो डायरेक्ट बात कर रहे हैं, पैसा बढ़ा दिया और सुन भी नहीं रहे हैं। वहीं पे अगर तालुकदार होते वो तो लोन पास कर देते, चल तू लोन लेके भर दे, ठीक है, चाहे उसमें प्रॉफिट तालुकदार का भी हो, इंटरेस्ट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर वहाँ पे भारतीय का समझ तो रहा है। मगर अब क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स आ गए तो वो पीजेंट को कुछ समझ ही नहीं रहे, मतलब एक तरीके से हालत बुरी कर दी किसकी? पीजेंट की। अब रिवोल्ट में कौन आ गया? पीजेंट आ गए। तो तालुकदार पीजेंट किसके अगेंस्ट हो गए मेरे भाई? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो स्टार्टिंग में इट वाज अ म्यूटिनी,
कि भैया जो रिवोल्ट हुआ था वो रिवोल्ट नहीं था, वो पहले आर्मी ऑफिसर्स ने मना किया था कि वो बुलेट को यूज़ नहीं करेंगे। देन वो किस में कन्वर्ट हो गया मेरे भाइयों? रिवोल्ट में। उसमें आम जनता भी आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत भाई? यहाँ पे कंपनी ने सीधा बोला हम कहाँ से लेंगे रेवेन्यू? पीजेंट से, जिसकी वजह से पीजेंट किस में आ गए? ट्रबल में आ गए भाई, क्योंकि अब कोई भी उनका सुनने वाला बीच में था ही नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक अभी तक? चलो, अब आपको पता है कि सिपोइज में कौन था? हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो स्टार्टिंग में ना हर कोई प्यारा लगता है, ओ वाह कितना केयर कर रहा है, सैलरी दे रहा है, ये कर रहा है भाई साहब, ब्रिटिशर्स, ओ माय गॉड ब्रिटिशर्स। तो 1840s के अंदर क्या था? इंग्लिश ऑफिसर्स बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे थे किसके साथ? सॉरी, बिफोर 1840s एक अच्छा व्यवहार कर रहे थे इंडियन सिपोइज के साथ। मगर जैसे जैसे टाइम बीता 1840s आ गया, यानी कि 1840s का मतलब क्या होता है? 1840 से लेके 49 तक, इस टाइम पीरियड के बीच में लोगों ने क्या करा भैया? इंडियन सिपोइज को फिजिकल अब्यूज करना स्टार्ट करा। फिजिकल अब्यूज मतलब मारना स्टार्ट करा, वर्बली अब्यूज मतलब गाली दे के बात करना स्टार्ट किया, बीच में रिलीजन लेके आगे सैलरी देनी बंद कर दी। ठीक है, उनसे जबरदस्ती काम करवा रहे हैं, उनको साथ बुरा ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि पहले अच्छा ट्रीट कर रहे थे और जैसे उनको लगा हाँ भाई ये तुम्हारे अंडर आ चुकी है, अब उनके साथ बुरा व्यवहार करना स्टार्ट कर दिया। जहां से सिपोइज भी किसके अगेंस्ट आ गए भैया? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो ये टॉपिक था आपका अवध। अगर पूरी कहानी आती है कि डिटेल बताओ अवध इन रिवोल्ट, तो आपको सारा कुछ बताना है। अ चेरी विल ड्रॉप इनटू माउथ वन डे, यानी कि 2.1 सब्सिडी अलायंसेस कैसे जो है लाइव गई, यानी कि नवाब वाजिद अली शाह को निकाल दिया गया। देन ये फिरंगी राज वाला पॉइंट। इसके बाद टॉपिक नंबर 3 आता है जिसको हम पोस्ट कर रहे हैं अभी, वो हम देखेंगे पार्ट नंबर 3 के अंदर। अभी हम कर रहे हैं टॉपिक नंबर 4, जहां से क्वेश्चन आना पक्का ही पक्का है। टॉपिक का नाम है रिप्रेशन। रिप्रेशन को हम बोल सकते हैं सरप्रेस, यानी कि दबाना, यानी कि किसी को शांत करवाना। अब जब रिवोल्ट इतना ज्यादा बढ़ गया तो ऐसे कौन कौन से स्टेप्स लिए? क्वेश्चन आता है व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द ब्रिटिशर्स, यानी कि ऐसे कौन से तरीके अपनाए फिरंगियों ने कि इस रिवोल्ट को रोक सके, सरप्रेस कर सके। तो सबसे पहला क्या किया इन लोगों ने भैया? लगा दिया दिल्ली और इंडिया के अंदर डिटेंशन विदाउट ट्रायल। यानी कि देखो, आपने किसी को मारा तो आप जेल जाओगे, फिर आप कोर्ट में जाओगे, देन आपको कोर्ट सजा सुनाएगी। इसको हम बोलते हैं कि ट्रायल चल रहा है। अभी जो क्रिमिनल है या जो भी बंदा है ना, वही भी माना नहीं गया है, तब तक कोर्ट उसको ना बोल दे कि हाँ भाई इसने क्राइम किया है कोई सा भी, तब तक वो विक्टिम ही रहेगा एक तरीके से। उसको हम ये सकते हैं कि क्रिमिनल है, क्रिमिनल है, क्रिमिनल है, हम नहीं बोल सकते। मगर इन लोगों ने बंद कर दिया, कहा भाई डिटेंशन विदाउट ट्रायल। आपको जोन सा बंदा लगता है, अपने ऑफिसर्स को बोल दिया आपको जोन सा बंदा लगता है कि रिवोल्ट के अंदर है, पकड़ो, पनिशमेंट दे दो। यानी कि कोई कोर्ट नहीं, कोई जेल नहीं, और वो पनिशमेंट डेथ भी हो सकती है। तो इन्होंने रिवोल्ट को रोकने के लिए सबसे बड़ा कदम कौन सा उठाया? डिटेंशन विदाउट ट्रायल। अब रिवोल्ट ऑफ 1857 के अंदर हिंदू एंड मुस्लिम की यूनिटी बहुत अच्छी थी, तो दे वांट टू ब्रेक हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी, यानी कि उनको तोड़नी थी एकता। तो उन्होंने क्या करा? बरेली के अंदर हिंदूज को 50,000 ऑफर करे। अगर 50,000 भैया 1857 में सोचो 50,000 कितने होंगे? 1857 में 50,000 बहुत ज़्यादा रकम है। मगर हम हिंदूज हैं ब्रो, हमने मना कर दिया। हिंदूज ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हमें कोई भी इनकम नहीं चाहिए तुम्हारी, भागो यहाँ से। तो हिंदूज ने रिफ्यूज़ कर दी ये ऑफर को। तो क्या पहले इन लोगों ने अपनाया? डिटेंशन विदाउट ट्रायल। दूसरा हमने क्या देखा? हिंदूज को ऑफर करा, मगर ऑफर वर रिजेक्टेड बाय हिंदूज। अगला, दिल्ली ना सिपोइज ने कब्जा कर लिया दिल्ली को। अब दिल्ली को कब्जा करना मतलब बिग चीज है भाई। तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि दिल्ली उनके पास वापस आ जाए, तो उन्होंने 2 जगह से आर्मी भेजी दिल्ली में। मानो कि दिल्ली है, दिल्ली को वापस जीतना है, तो 2 जगह से आर्मी भेजी। कौन सी 2 जगह थी? कोलकाता एंड पंजाब। कोलकाता एंड पंजाब। और कुछ टाइम बाद दिल्ली से वापस उन्होंने कैप्चर कर लिया सिपोइज से। तो 2 जगह से कहां से आर्मी भेजी थी? कलकत्ता एंड पंजाब। तो इन्होंने 3rd स्टेप उठाया। पहला क्या था? डिटेंशन विदाउट ट्रायल। दूसरा ऑफर करा। थर्ड क्या किया इन लोगों ने भैया? आर्मी भेजी दिल्ली में 2 जगहों से। 1 मार्क क्वेश्चन कहां से भेजी थी? कलकत्ता एंड पंजाब में से। अगला, मार्शल लॉ लगा दिया। अब देखो मार्शल लॉ देखोगे ना तो इसके अलग अलग तरीके हैं, मगर यहाँ पे जो आपको समझना वो ये था कि गैदरिंग नहीं हो सकती ज़्यादा मार्शल लॉ के अंदर।
मतलब एक जगह पे ज़्यादा लोग खड़े नहीं हो सकते। जैसे आज के टाइम पर अगर हम देखें, कोविड में क्या था कि शादी में सिर्फ 50 लोग जाएंगे, ठीक है, ये गैदरिंग नहीं करने को, सड़कों पे पुलिस वाले आके मारते थे, है ना, जो मतलब उनका काम था। तो ऐसे क्या हुआ, मार्शल लॉ लगा दिया कि ज़्यादा लोग एक जगह पे खड़े हो ही नहीं सकते। जब लोग ही खड़े नहीं होंगे तो रिवोल्ट कैसे करेंगे। तो इन लोगों ने भैया ये सारे स्टेप्स लिए। इसके अलावा एक पॉइंट्स में ऐड नहीं है, ज़मींदार को बोला कि हम आपकी ना प्रॉपर्टी आपको वापस कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, आप हट जाओ रिवोल्ट से। मगर ज़मींदार ने भी ये ऑफर्स रिजेक्ट कर दिए। यानी कि इन्होंने एडी से चोटी तक जो बोलते हैं जोर लगा दिया। तो दीज आर द स्टेप्स टेकन बाय द ब्रिटिशर्स टू सरप्रेस द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा भैया, पार्ट नंबर 2 के अंदर टॉपिक नंबर 2 and 4। पार्ट नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देख लो को दिखाया था मैं यहाँ पे। टॉपिक नंबर 5 जहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आते आता है 8 मार्क्स में, इमेजेस ऑफ द रिवोल्ट। यानी कि ऐसी कौन कौन सी इमेजेस हैं जो कि बताती हैं रिवोल्ट के बारे में। तो आपको ऐसा आंसर कहीं नहीं मिलेगा, हर एक डिस्क्रिप्शन दे रखी है। तो इसको हम करेंगे पार्ट नंबर 3 के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बहुत बार देखा गया है, अगर 8 मार्क्स में नहीं आया तो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा और 1 मार्कर भी आ जाएगा उठ के, यानी कि 5 नंबर तो फिक्स है यहाँ से आने। ठीक है, बहुत सारी इमेजेस हैं, तो ये सब डिस्कस करेंगे हम हमारी लास्ट क्लास के अंदर पार्ट नंबर 3 में। मिलते हैं, जय हिंद।